हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन टेस्टिंग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी किसी भी दिए गए फलन की सातत्यता की जाँच करना एक दिए गए बिंदु पर, और आज हम सीखेंगे कि किसी भी एक दिए गए फलन की सातत्यता की जांच उसके प्रांत के लिए कैसे करके बतानी है। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है f(x = x-5)। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए होंगे वहाँ आपको प्रांत का मान खुद से ही लिख करके बताना है कि दिए गए फलन के प्रांत का मान क्या होगा। तो यहाँ जो फलन दिया गया है वह एक बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल दे रखा है, और पॉलिनोमियल तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित होते हैं। तो जब दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है तो इसका प्रांत भी हम r ही लिख करके चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, इसीलिए इसके डोमेन का मान वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। माना c कोई वास्तविक संख्या है, तब जब हमने फलन को किसी बिंदु पर सातत्य की जांच करना आपको सिखाया था तो वहाँ हम जो भी लिमिट का मान निकाल रहे थे और जो भी फलन का मान उस बिंदु पर निकाल रहे थे उस बिंदु को रख करके ही निकाल रहे थे। लेकिन अब प्रांत का मान तो वास्तविक संख्याएं दे रखा है और वास्तविक संख्याओं में तो अनंत मान होते हैं। हम अनंत मानों के लिए तो अलग अलग इन्हें हल करके नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हम एक जनरल केस ले लेते हैं कि माना c कोई भी एक वास्तविक संख्या है जो किसी भी वास्तविक मान को ग्रहण कर सकती है। तब यदि इस c वाले मान के लिए दिए गए फलन का लिमिट वाला मान और फलन वाला मान दोनों बराबर होंगे तो दिया गया फलन संतत होगा, और यदि इस मान के लिए यह फलन वाला मान और लिमिट वाला मान बराबर नहीं मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि दिया गया फलन संतत नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c, और फलन का मान हमें क्वेश्चन में x-5 के बराबर दिया गया है। x का मान c के बराबर रखना है तो c-5 हमें लिमिट वाले मान का मान प्राप्त हो जाता है। अब f(c) निकाल करके बताएंगे, तो जो भी फलन हमें दे रखा है जहाँ x आ रहे हैं वहाँ हमें c रख लेना है, तो आंसर फिर से हमें c-5 ही मिलने वाला है। अब आप देख रहे हैं क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर हैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान fc के बराबर आ रहा है, जहां c किसी भी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप c का मान कुछ भी रख करके देख लीजिए, सभी के लिए लिमिट वाला मान और फलन वाला मान सभी बराबर ही आएंगे, इसीलिए f एक संतत फलन है। इस तरीके से सिद्ध किया जाना है एक दिए गए फलन को सातत्य की जांच करके बताना कि वह सतत है या नहीं है। इसी तरीके से इसमें बी पार्ट दिया गया है, f(x) = 1/x-5 where x is not equal to 5। फलन का मान 1/x-5 दिया है, जहां x का मान 5 के बराबर नहीं होना चाहिए है, बाकी और कुछ भी मान इसका हो सकता है। अब क्योंकि दिया गया फलन जो है वह परमेय फलन के रूप में दे रखा है, अंश बटे हर के रूप में आ रहा है, और जब भी कोई फलन परमेय फलन होता है तो उसके डोमेन का मान, उसके प्रांत का मान ज्ञात करने के लिए हम उन बिंदुओं को हटा देते हैं जिन पर हर का मान 0 के बराबर हो। यदि आप इन्हें हल करके देखेंगे 0 के बराबर रख करके तो x का मान आपको 5 मिलेगा। अतः हमें चाहिए है कि x का मान 5 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ लिख करके दिया है कि x का मान 5 नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 5 रखोगे तो हल करने पर नीचे 0 आएगा और 1/0 वाला रूप अपरिभाषित होता है, अर्थात फलन इस बिंदु पर परिभाषित नहीं होगा, और बिंदु जो भी परिभाषित मान देते हैं वही केवल डोमेन में शामिल किए जाते हैं। इसीलिए f(x) का जो डोमेन हम लिख करके बताएंगे वह लिखेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से केवल इस मान 5 को हमें हटा लेना है, जिस बिंदु पर हर का मान 0 के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ हमने डोमेन लिख लिया है, इसके बाद वही काम करना है। माना c कोई वास्तविक संख्या है
तब c कोई वास्तविक संख्या है, साथ ही जो c वाला मान है वह हमारे डोमेन से बिलोंग कर रहा होगा। तब एक बार हम निकाल करके बताएंगे इनके लिमिट वाला मान और एक बार फलन वाला मान। तो सबसे पहले निकाल लेंगे लिमिट वाला मान, लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c, और f(x) का मान हमें दिया गया है 1/x माइनस 5। x की जगह पर c लगा लेने पर हमें आंसर में मिल जाता है 1/c माइनस 5। इसी तरीके से fc निकालेंगे तो 1/c माइनस 5 ही वह मान हमें मिलेगा। फिर से क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर हैं, लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान fc के बराबर ही आ गया है, चाहे c का मान कुछ भी रहा हो हमारे दिए गए प्रांत से। इसीलिए दिया गया जो फलन है f वह एक संतत फलन है। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट पार्ट दिया है f(x) इक्वल x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, साथ ही x का मान -5 नहीं होना चाहिए है। फिर से आप देखेंगे दिया गया फलन फिर से एक परमेय फलन के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में आ रहा है। तो यदि हमें इसका प्रांत निकाल करके बताना है तो वास्तविक संख्याओं में से हम केवल उन मानों को हटा लेंगे, वे सभी x हटा लेंगे जहाँ पर हर वाला जो मान है वह 0 के बराबर आ रहा है, क्योंकि जो मान 0 हमें आंसर दे रहे हैं हर में, उन पर यह फलन परिभाषित नहीं रहा होगा। तो इसीलिए आप यदि इन्हें हल कर लेते हैं तो +5 पक्षांतर करने पर -5 हो जाएंगे, तो x का वह मान हमें -5 मिल जाता है। तो डोमेन में हमें मान मिल गया, r में से केवल -5 को हटा दीजिए, बाकी सभी पर यह फलन परिभाषित है। साथ ही आप देखेंगे यदि हम f(x) का मान देखें, अब हमें -5 तो लेना नहीं है यहाँ x का मान, यदि -5 नहीं है तो बटे में कभी 0 भी नहीं आएगा। तो ये जो फलन हमें दे रखा है, क्या हम उसे थोड़ा सॉल्व करके बता सकते हैं? x² ऐसे का ऐसा, 25 को 5 का वर्ग लिखा जा सकता है और x + 5 को ऐसे का ऐसा। a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से इसे हम हल करके लिख सकते हैं a + b और a - b बटे में x + 5 को ऐसे का ऐसा ही रखें। ये दोनों मान आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें हल करके मिलेगा x - 5। तो ये हमें f(x) का मान मिल जाता है। इसके बाद माना फिर से c वही एक कोई वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं जहां वो डोमेन में से लिए गए हैं। माना c कोई वास्तविक मान है जो कि डोमेन ऑफ फंक्शन में से लिए गए हैं। तब एक बार तो हम लिमिट का मान निकाल करके बताएंगे। लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c, और f(x) का मान अभी हमने ऊपर हल करके लिखा है x - 5। x की जगह पर c लगा लेने पर आंसर में हमें मिलेगा c - 5। इसी तरीके से fc भी लिख करके बताएंगे तथा fc का मान हमें मिलेगा फिर से c - 5। फिर से दोनों मान बराबर हैं क्योंकि लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान fc के बराबर है, चाहे हम c का मान डोमेन में से कुछ भी ले रहे हैं। इसीलिए दिया गया फलन f एक संतत फलन है। इसी में नेक्स्ट पार्ट दिया है d पार्ट f(x) इक्वल मॉड में x - 5। और जब भी हमें फलन मॉड में दे रखे होते हैं तो इसका मतलब है वह <0 और <0 के लिए अलग अलग परिभाषित होते हैं। साथ ही इनके लिए जो प्रांत का मान होता है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होता है। कोई भी मान हमें यहाँ नहीं हटाना है, बटे में कोई मान नहीं आ रहा है। जो मान बटे में आते हैं उन्हें 0 के बराबर रख करके उन बिंदुओं को हमें हटाना होता है। साथ ही ये जो फलन हमें दिया है f(x) बराबर मॉड x - 5, इसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक बार दिए गए फलन को धनात्मक मान के साथ और एक बार दिए गए फलन को ऋणात्मक मान के साथ लिख लेने पर। और यह मान हमें कब प्राप्त होते हैं? जब मॉड के अंदर वाला मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, और जब यहाँ मॉड के अंदर वाला मान 0 से छोटा हमें प्राप्त हो रहा हो। इस तरीके से दिए गए मॉड वाले मान को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। एक बार हम दिए गए मान को धनात्मक चिन्ह के साथ और एक बार ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक चिन्ह के लिए हमें मॉड के अंदर जो भी मान लिखा है उसे > 0 रखना होता है, और माइनस वाले पार्ट के लिए मॉड के अंदर जितना भी लिखा है उसे <0 लिखना होता है। साथ ही इस दिए गए फलन को हम और आगे हल कर सकते हैं। x - 5 होगा यदि -5 का पक्षांतर हम उस तरफ कर लें कि x का मान 5 से बड़ा या उसके बराबर है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला मान है वह हमें मिलेगा जब x का मान 5 से छोटा है। 5 का पक्षांतर हमने उस तरफ कर लिया है और इस फलन को फिर से हल कर लिया है।
और फिर से हम मान करके चलेंगे माना सी कोई वास्तविक संख्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फलन है वह अलग अलग रूप में परिभाषित है। जब x का मान 5 से बड़ा है तो अलग फलन दे रखा है, जब 5 से छोटा है तो अलग फलन दे रखा है, जबकि इससे पहले वाले जो तीनों पार्ट हमने पढ़े हैं वहाँ पर एक ही फलन दे रखा था, चाहे कोई भी बिंदु हो। इसीलिए हमने केवल एक ही केस लिया कि सी कोई वास्तविक संख्या है और सीधे सीधे लिमिट और फलन का मान हमने बराबर निकाल के बताया। लेकिन यहाँ जब फलन के मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग दे रखे हैं तो यहाँ हमें केसेस भी अलग अलग मानने पड़ेंगे। तो यहाँ केस फर्स्ट हम लेकर के चलेंगे। पहली स्थिति में जब सी का मान 5 से बड़ा है, या फिर आप छोटे वाले मान को पहले प्रदर्शित करना चाहते हैं तो छोटे वाले मान को आप पहले भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ x का मान 5 से छोटा है, इसको भी आप फर्स्ट केस बना सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो पहली स्थिति हम मान लेते हैं जब c का मान 5 से छोटा है, जब x की जगह हम c से परिवर्तित कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी जनरल केस ले रहे हैं जिसमें c किसी भी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये स्थितियाँ होती हैं केस भी हमें ऐसे ही बनाने होते हैं। केस बनाने के लिए जहाँ पर लेस देन का साइन है वहाँ लेस देन ही लिखते हैं, जहाँ ग्रेटर देन का साइन है वहाँ ग्रेटर देन ही लिखते हैं, और इक्वल वाले पार्ट को और इनमें से अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ आपको 3 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक बार बड़ा, एक बार बराबर और एक बार छोटा। तो यहाँ पर भी हमें 3 ही केस लेने हैं। पहला केस लेंगे जब c 5 से छोटा है, दूसरा केस जब c का मान 5 के बराबर है, और तीसरा केस जब c का मान 5 से बड़ा है। इस तरीके से 3 केसेस को हम कंप्लीट करके बताएंगे। तो जब c का मान 5 से छोटा है तो 5 से छोटे सभी मानों के लिए फलन का मान एक ही निर्धारित किया गया है। जब एक ही मान निर्धारित होता है तो हमें केवल लिमिट का मान निकालना होता है, LHL और RHL अलग अलग नहीं निकालने होते हैं। तो पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू c fx का मान, जो कि बराबर आएगा लिमिट x टेंस टू c, और fx का मान छोटे वाले मान के लिए माइनस में x माइनस 5 दिया गया है। यदि हम यहाँ x की जगह पर c लगा लेते हैं तो माइनस में c माइनस 5 आ जाएगा। साथ ही यदि आप fc का मान भी देखेंगे c लेस देन 5 के लिए, तो यहाँ x की जगह केवल c ही रखना है, यही मान आपको मिल जाएगा, अर्थात यह मान fc के बराबर ही आने वाला है। अब क्योंकि जब दोनों मान बराबर आ गए हैं, इसीलिए जो फलन हमें दे रखा है वह c लेस देन 5 के लिए संतत है। साथ ही आप एक बात और यहाँ याद रखेंगे, जब भी फलन लेस देन और ग्रेटर देन में दे रखे होते हैं तो वह हमेशा संतत ही होते हैं, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन के लिए हमेशा एक ही फलन निर्धारित होता है। इसीलिए इन केसेस में जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है तो यह फलन हमेशा संतत ही आ रहे होंगे। साथ ही केवल 2 ही मान आपको निकालने होंगे इस केसेस में, लिमिट और एक फलन वाला मान। इसी तरीके से केस सेकंड हम पढ़ लेते हैं। केस सेकंड में यदि जब c का मान 5 के बराबर है, जब c का मान 5 के बराबर है तो बराबर के लिए फलन का मान ये लेना है। लेकिन ये जब हम लिमिट का मान निकाल रहे होंगे तो वहाँ हम लिखते हैं x टेंस टू c, अर्थात x c की तरफ अग्रसर है, वह c के बराबर नहीं है। अब यदि वह लेफ्ट से अग्रसर है तो इसका मतलब है वह दिए गए मान से थोड़ा छोटा है अभी, तो छोटे मान के लिए हमें अलग फलन दे रखा है। और यदि हम RHL निकाल रहे हैं तो 5 पॉजिटिव निकालेंगे, अर्थात 5 से थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए फलन का मान अलग दे रखा है। क्योंकि लिमिट के लिए अलग अलग फलन इस्तेमाल हो रहे हैं, इसीलिए दोनों ही लिमिट हमें निकाल करके बतानी पड़ेंगी। पहले हम LHL का मान निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव fx, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव का मतलब है 5 से थोड़ा छोटा है, और 5 से छोटे के लिए हमें फलन इस्तेमाल करना है माइनस में x माइनस 5। अब x की जगह 5 लगा लेना है। x की जगह 5 लगा लेने पर हमें हल करके मिलेगा आंसर में 0। ऐसे ही हम निकाल करके बताएंगे RHL का मान, तो RHL बराबर होंगे लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव का मतलब है 5 से थोड़ा बड़ा है, और 5 से बड़े के लिए फलन हमें इस्तेमाल करना है x माइनस में 5। फिर से x की जगह हमें 5 ही लगाने हैं, तो हल करने पर हमें आंसर में मिल जाता है 0। अब यहाँ तक दोनों लिमिट तो बराबर आई हैं, साथ ही साथ f5 का मान और हम याद करके बताएंगे। तो जब भी हमें बराबर निकालना है, f का मान f5 पर निकालना है, तो यह फलन इस्तेमाल करना है। फिर से 5 यहाँ लगाओगे तो 5 से 5 घटाने पर 0 ही हमें मिल जाएगा। तो f5 का मान भी हमें 0 मिल जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों मान, लिमिट वाले दोनों मान, LHL वाला मान, RHL वाला मान,
और फलन का मान इस दिए गए बिंदु पर, तीनों के तीनों बराबर हैं। जब तीनों मान आपस में बराबर हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यह जो दिया गया फलन है इस बिंदु पर संतत है, c बराबर 5 पर वह संतत होगा। इसके बाद हमारा केस थर्ड बच जाता है। केस थर्ड में जब c का मान 5 से बड़ा है तो c इज ग्रेटर देन 5 लेकर के चलेंगे। अब फिर से बड़े मान के लिए एक ही जैसा फलन है, अलग अलग ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम केवल 2 मान ही निकाल करके बताएंगे। पहला मान होगा लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c। fx में हमें लगाना है x माइनस 5, x की जगह पर c रख लेने पर हमें आंसर में मिलेगा c माइनस 5। साथ ही यदि आप fc का मान भी निकालेंगे तो c ग्रेटर देन 5 के लिए यही फलन इस्तेमाल करना है। अब जहाँ x आ रहे हैं उन्हें c से बदल लेने पर आंसर में c माइनस 5 ही मिलने वाला है। फिर से दोनों मान, लिमिट वाला मान और फलन का उस बिंदु पर मान दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, इसीलिए f इस रेंज के लिए c ग्रेटर देन 5 के लिए संतत है। तो ये हो जाता है हमारा केस थर्ड कंप्लीट। अब साथ ही आप रिजल्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में भी सभी बिंदुओं के लिए वह संतत था, सेकंड पार्ट में भी संतत है और थर्ड पार्ट में भी संतत है। इसका मतलब है कि जो हमें दिया गया फलन f है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, क्योंकि प्रांत का मान यहाँ वास्तविक संख्याएं थी तो इसीलिए f का मान सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। कोई भी ऐसा बिंदु यहाँ उपस्थित नहीं है जिस पर यह दिया गया फलन संतत ना हो। इस तरीके से यह क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन fx इक्वल के सतत है, जहां के प्रदर्शित कर रहे होंगे किसी भी अचर राशि को। और सबसे पहले जो हमें फलन का मान दे रखा है वह fx बराबर k दिया गया है। जब भी हमें क्वेश्चन में कोई अलग से बिंदु नहीं दिया गया होता है तो हम दिए गए फलन के सततता की जांच उसके डोमेन में करके बताते हैं, उसके प्रांत में करके बताते हैं। तो जब भी यहाँ अचर फलन आपको दे रखा होगा जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ही वर्क करेगा तो उसके लिए प्रांत का मान आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही लेना है, क्योंकि बटे में यहाँ फिर से कोई मान नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम मान करके चलेंगे जनरल केस की तरह, माना c कोई वास्तविक संख्या है, तब एक बार निकाल करके बताएंगे लिमिट वाला मान, लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c और fx का मान हमें दे रखा है k। अब आप देखेंगे जहाँ x आ रहा है वहाँ हम c रखते थे, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, तो जो मान पहले से लिखे हुए हैं वही हमें आंसर में मिल जाएंगे। इसी तरीके से fc निकाल करके बताएंगे तो यहाँ फिर से कांस्टेंट फंक्शन है, कितना भी आप मान रख लीजिए x का कोई प्रभाव इनके आंसर पर नहीं आने वाला है, आंसर फिर से हमें k ही मिलेगा। अब क्योंकि फिर से दोनों मान आपस में बराबर हैं हम लिख करके बताएंगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान fc के बराबर आ रहा है, इसीलिए जितने भी मान हैं डोमेन में, इसीलिए दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। तो हमें जांच करनी थी कि किन किन बिंदुओं पर वह संतत है, तो यह अपने पूरे के पूरे प्रांत में संतत आ रहा है और प्रांत का मान वास्तविक संख्याएं दे रखा है, अतः यह जो अचर फलन है वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो यहाँ आप नीचे लास्ट में एक लाइन लिख करके बता देंगे, अतः फलन f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन fx इक्वल x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। यह आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है, इसे फिर से हमें सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत दिखाना है। तो जैसे अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन अचर फलन के लिए किया था, बिल्कुल ऐसे ही इसे हल करके बताएंगे। fx का मान हमें x के बराबर दे रखा है, फिर से बटे में कोई मान नहीं है, फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित ही होगा, इसीलिए इसके प्रांत का मान हम वास्तविक संख्याएं लिख करके चलेंगे। उसके बाद माना c कोई वास्तविक संख्या है, अर्थात c का मान डोमेन के किसी भी एक मान को प्रदर्शित कर रहा है जो कि जनरल केस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तब लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c, और fx का मान हमें दे रखा है x, और x किसकी तरफ टेंस कर रहे हैं, c की तरफ टेंस कर रहे हैं, इसलिए आंसर में हमें मिलेगा c। साथ ही fc का मान निकालेंगे तो फिर से x की जगह पर c रख लेना है, तो आंसर में हमें c मिलेगा। फिर से दोनों मान बराबर आ गए हैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान fc के बराबर है,
इसीलिए चाहे हम c का मान कुछ भी ले रहे हैं डोमेन में से जो कि r के बराबर है, इसीलिए जो फलन हमें दे रखा है तत्समक फलन वह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। इसीलिए f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फलन मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है? तो यहाँ में जो फलन का मान दे रखा है वह मॉड x दे रखा है। फिर से मॉड में जो भी फलन दे रखे होते हैं, अभी पीछे भी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था मॉड वाला, जिसमें x-5 मॉड के अंदर लिखे हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। यहाँ df का मान r के बराबर दे रखा है। जो डोमेन का मान है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होगा। साथ ही जब भी हमें फलन मॉड में दे रखा होता है तो उस मॉड वाले फलन को हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिखते हैं। एक बार अंदर वाले मान के साथ प्लस लगा करके लिखते हैं, एक बार माइनस लगा करके लिखते हैं। तो पहली स्थिति में जब x का मान 0 से छोटा है तो उसके आगे माइनस लगा करके लिखेंगे, और जब वह 0 से बड़ा या उसके बराबर है तो उसके आगे प्लस लगा करके लिखेंगे। अभी मॉड वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था मॉड के अंदर जो भी मान लिखा है उसे ही एक बार 0 से छोटा और उसे ही एक बार 0 से बड़ा और बराबर रखा जाता है। तो ये हमें फलन का मान ब्रेक करके दो पार्ट्स में पता चल जाता है। माना c कोई वास्तविक संख्या है, तब यहाँ कौन कौन से केस हमें पढ़ने होंगे। केस फर्स्ट में यदि आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी हमें यहाँ साइन दे रखे होते हैं सभी को अलग अलग सॉल्व करना होता है, तो पहला केस हमें मिल जाएगा c लेस देन 0, दूसरा केस c ग्रेटर देन 0 और एक केस c इक्वल 0। ये तीनों ही केस हमें यहाँ सॉल्व करके बताने होंगे। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं जब c का मान 0 से छोटा है। अब 0 से छोटे के लिए जितने भी बिंदु हैं सभी के लिए एक ही फलन परिभाषित है, तो LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार लिमिट निकालेंगे और एक बार फलन का मान निकालेंगे। तो c लेस देन 0 के लिए लिमिट x टेंस टू c fx का मान यदि आप निकालें तो वह बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c, फलन का मान -x दिए रखा है, x की जगह पर c रख लेने पर आंसर में हमें मिलेगा -c। साथ ही यदि हम fc और निकाल लेते हैं तो फिर से वही फलन हमें परिभाषित होगा c लेस देन 0 के लिए। तो यहाँ x की जगह c रख लेने पर आंसर में फिर से हमें -c ही मिलने वाला है। अब क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर हैं, इतः दिया गया फलन इस वाले केस में तो सतत होगा। तो यहाँ हमने उन्हें लिख करके बता दिया है, क्योंकि लिमिट वाला मान और फलन वाला मान दोनों आपस में बराबर हैं, अतः फलन c लेस देन 0 के लिए संतत है। केस सेकंड लेकर के चलेंगे जब c का मान 0 के बराबर है। जब c का मान 0 के बराबर है तो बराबर के लिए फलन ये रहे। यदि हम लिमिट का मान निकालेंगे तो लिमिट का मतलब होता है x टेंस टू 0, 0 की तरफ अग्रसर है। अब 0 की तरफ अग्रसर वह लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी। साथ ही यदि हम लेफ्ट वाला मान देखेंगे 0 से छोटे के लिए तो वहाँ अलग फलन है और ग्रेटर देन के लिए अलग फलन है। अब लेस देन में अलग फलन है, ग्रेटर में अलग फलन है, तो LHL और RHL हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं LHL का मान। LHL बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव अर्थात 0 से छोटा। तो 0 से छोटे के लिए फलन हमें ले लेना है माइनस में x, और x की जगह पर 0 रखने पर आंसर हमें 0 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx को हल करके बताएंगे, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से बड़े के लिए 0 पॉजिटिव x फलन हमें लेकर के चलना है और x की जगह 0 रख लेने पर आंसर हमें फिर से 0 ही मिलने वाला है। और तीसरा केस हमें निकालना होता है f0, फलन का मान बिंदु 0 पर जब बराबर 0 है तो फलन हमें x लेना है और x की जगह 0 रखने पर आंसर फिर से हमें 0 ही मिलेगा। क्या तीनों मान बराबर हैं? तो आप देख रहे हैं तीनों के तीनों मान आपस में बराबर हैं, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx और f0 तीनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं। लिमिट वाले दोनों मान भी और फलन वाला मान भी तीनों आपस में बराबर है, इसीलिए जो हमारा फलन है वह c बराबर 0 पर संतत है। इसी तरीके से केस थर्ड हमारा बच जाता है केस नंबर 3, जब c का मान ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 के लिए आप देखोगे तो पूरा का पूरा एक ही फलन परिभाषित है, अलग अलग मान नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लिमिट का मान एक ही बार निकालेंगे। लिमिट
x टेंस टू c, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, कोई निश्चित मान नहीं है, ग्रेटर देन 0 में बहुत सारे मान आते हैं, इसीलिए यहाँ c लिख करके चलेंगे। लेकिन जब इक्वल 0 होता है तो वहाँ हम वही बिंदु लिख करके उस मान को हल कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान हमें मिलेगा, लिमिट x टेंस टू c, फलन का मान इस केस में x के बराबर है तो आंसर में हमें c मिल जाएगा, और fc का मान भी हमें c ही मिलेगा। फिर से क्योंकि लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान fc के बराबर आ रहा है, दोनों मान बराबर हैं, इसीलिए f इस वाले केस में भी c ग्रेटर देन 0 के लिए संतत है। अब हमारे तीनों केस कंप्लीट हो जाते हैं। तो यदि तीनों केसेस के रिजल्ट देखें तो फर्स्ट केस में भी वे संतत थे, सेकंड में भी संतत हैं और थर्ड में भी संतत हैं, अर्थात दिया गया फलन सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है। तो यहाँ हम लिख करके बताएंगे इस प्रकार, f सभी c बिलोंग्स टू r के लिए संतत है, अर्थात दिया गया फलन एक संतत फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलन f(x) बराबर x⁻³ + x⁻² - 1 के सातत्य पर विचार कीजिए। अब यहाँ जो हमें फलन दे रखा है वह एक बहुपदीय फलन दे रखा है, और बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होते हैं, इसीलिए डोमेन का मान यहाँ वास्तविक संख्याएं लेकर के चलेंगे। और जब हमें डोमेन मिल गया है तो माना जनरल केस में c कोई वास्तविक संख्या को निरूपित कर रहे हैं, माना c कोई वास्तविक संख्या है, तब एक बार हम निकाल करके बताएंगे लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान। यहाँ हम LHL RHL नहीं निकालेंगे क्योंकि फलन निश्चित है, अलग अलग मान नहीं रख रहा है कि लेस देन 0 के लिए अलग फलन है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फलन है, एक ही जैसा फलन है सभी मानों के लिए, इसलिए केवल लिमिट का मान निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c और f(x) का मान है x⁻³ + x⁻² - 1। x की जगह c रख लेने पर c⁻³ c⁻² - 1। इसी तरीके से यदि आप fc भी निकालेंगे तो x की जगह c रख लेने पर आंसर में हमें वही मान मिलने वाला है, दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान fc के बराबर आ रहा है, इसीलिए जो फलन हमें दे रखा है f वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। तो इस तरीके से प्रत्येक बहुपदीय फलन हमेशा ही सतत होता है। यदि आपको क्वेश्चन में बहुपदीय फलन दे रखा है तो केवल आपको लिखने का काम करना है, बाकी वह फलन निश्चित ही आपको सतत मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f(x) = 1/x जहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं है द्वारा परिभाषित फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए। यहाँ जो हमें फलन का मान दे रखा है f(x) = 1/x दे रखा है, एक परमेय फलन है, और परमेय फलन में जब भी हम डोमेन का मान लिखते हैं तो R में से उन बिंदुओं को हटा देते हैं जहाँ पर हर का मान 0 के बराबर हो। तो यदि इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान हल करके हमें 0 ही मिलने वाला है, इसीलिए डोमेन का मान R-0 हम लिख करके बताएंगे। इसके बाद माना c कोई वास्तविक संख्या है जो कि दिए गए फलन के प्रांत से बिलोंग करती है, तब फिर से दो मान हम निकाल करके बताएंगे। पहला होगा लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान दे रखा है 1/x, x की जगह पर c रख लेने पर 1/c हमें आंसर में मिलेगा। साथ ही fc का मान भी हम निकालेंगे तो fc का मान भी हमें 1/c ही मिल जाएगा, क्योंकि c का मान हमें 0 तो लेना ही नहीं है। जब 0 नहीं लेना है तो 0 के अलावा कोई भी मान रख लीजिए, सभी पर आपको परिभाषित मान ही मिलने वाले हैं। अब क्योंकि फिर से दोनों मान आपस में बराबर हैं, लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान fc के बराबर है, इसीलिए जो हमें फलन दे रखा है वह df में अर्थात अपने प्रांत में सतत है। तो यह सभी बिंदुओं पर सतत होगा जिन पर भी यह परिभाषित है। जिन बिंदुओं पर वह परिभाषित होते हैं केवल उन्हीं पर ही सातत्य की जांच करके बताते हैं, जिन पर वह परिभाषित ही नहीं होते हैं उन पर हम सतत है या नहीं इसकी जांच नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। f(x) का मान दिया गया है x+2 यदि x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर है, तथा f(x) का मान x-2 होगा यदि x का मान 1 से बड़ा है।
फिर से इसका यदि आप डोमेन देखें, प्रांत देखें फलन का, तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यह फलन परिभाषित है। कोई भी मान बटे में भी नहीं आ रहा है, ना ही कोई ऐसा बिंदु यहाँ उपस्थित है जिसे यहाँ रखने पर f(x) का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए डोमेन का मान यहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होगा। माना c कोई वास्तविक संख्या है, तब यहाँ फिर से 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस में जब x का मान 1 से छोटा है, अब हमने c को ही वास्तविक संख्या प्रदर्शित की है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस में जब c का मान 1 से छोटा है। 1 से छोटे सभी मानों के लिए फलन एक ही जैसा है। सभी बिंदुओं पर फलन का मान एक जैसा होने के कारण हम केवल लिमिट का मान ही निकाल करके बताएंगे। लिमिट के दोनों पार्ट LHL और RHL की गणना नहीं करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c। अब f(x) का मान, जबकि c का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटे के लिए फलन का मान हमें x+2 ले लेना है। x टेंड्स टू c अर्थात x की जगह पर c रख लेने पर हमें फलन की लिमिट का आंसर मिल जाएगा c+2। इसी तरीके से fc भी निकाल लेंगे। फिर से हमें <1 के लिए यही फलन इस्तेमाल करना है और x की जगह पर c रख लेने पर fc का मान हमें c+2 ही मिल जाएगा। क्योंकि दोनों मान बराबर आ गए हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान fc के बराबर है, इसीलिए यह जो फलन है इस रेंज में अर्थात c<1 के लिए तो सतत होगा। अतः fc 1 से छोटा है के लिए संतत है। इसी तरीके से हमारा सेकंड केस बन जाता है जब c का मान 1 के बराबर है। छोटा हमने पूरा कर लिया है, अब चलेगा बराबर वाला चिन्ह। तो जब c का मान 1 के बराबर है, जब 1 के बराबर है तो यदि हम 1 से थोड़ा छोटा मान लेंगे, क्योंकि लिमिट में हमें जो मान निकालना है, यदि LHL देखेंगे तो 1 से छोटे के लिए अलग फलन है और RHL के लिए जब 1 से बड़ा मान लेंगे तो अलग फलन है। इसलिए हमें दोनों ही लिमिट कैलकुलेट करके बतानी पड़ेंगी। तो LHL इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब 1 से छोटे के लिए जो हमारा फलन है वह x+2 है। x की जगह 1 रख लेने पर हमें आंसर में मिल जाएगा 3। इसी तरीके से RHL फाइंड आउट करेंगे। RHL इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), जो कि इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब 1 से बड़े के लिए फलन का मान, 1 से बड़े के लिए फलन का मान हमें लेना है x-2। x की जगह 1 रखने पर 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा। अब ये दोनों के दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि LHL का मान RHL के बराबर नहीं है। इसका मतलब है यह फलन इस बिंदु पर सतत नहीं होगा, क्योंकि LHL RHL के बराबर नहीं है। अतः fc बराबर 1 पर संतत नहीं है। इसके बाद हमारा केस थर्ड बच जाता है जब हमारा c का मान 1 से बड़ा है। तो केस थर्ड में जब c का मान 1 से बड़ा है, फिर से इन सभी मानों के लिए फलन एक ही जैसा है, तो इसीलिए केवल लिमिट का एक ही बार मान निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c। अब फलन का मान <1 के लिए x-2 लेकर के चलना है, x-2। x की जगह c रख लेने पर c-2, और ऐसे ही fc का मान भी निकालेंगे तो वह भी c-2 ही आने वाला है। फिर से क्योंकि लिमिट वाला मान और फलन वाला मान दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए c>1 के लिए फलन सतत होगा। तो यहाँ हमने लिख लिया है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान fc के बराबर है, इसीलिए fc>1 के लिए संतत है। अब हमने तीनों केसेस में देखा, हमारे 2 केसेस में ये संतत ही था, लेकिन x बराबर 1 के लिए यह संतत नहीं था और हमसे क्वेश्चन में सातत्य पर विचार करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हम रिजल्ट निकाल करके बताएंगे कि इस प्रकार f के असांतत्य में अर्थात किन किन बिंदुओं पर असतत है। असांतत्य का बिंदु केवल x बराबर 1 है, बाकी सभी बिंदुओं पर दिया गया फलन सतत है, केवल x बराबर 1 पर ही वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। f(x) का मान दिया गया है x+2 जब x का मान 0 से छोटा होगा।
और -x+2 जब x का मान 0 से बड़ा होगा। साथ ही आप यहाँ ध्यान दें कि यहाँ फलन बराबर 0 पर परिभाषित करके नहीं बताया गया है, केवल <0 और <0 के लिए ही यह फलन परिभाषित किया गया है। इसीलिए इसके डोमेन का जो हम मान लिखेंगे वो R में से इस बिंदु 0 को हटा करके लिखेंगे। हम 0 को यहाँ क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ 0 के लिए फलन का मान कुछ भी परिभाषित नहीं है। 0 के लिए हमें यह फलन लेना है या यह फलन लेना है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं बताया गया है। तो हम इसका कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि फलन x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, इसीलिए हम अपने डोमेन में इस बिंदु 0 को नहीं लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। इसीलिए हमने डोमेन का मान r-0 लिख करके बताया है। इसके बाद फिर से वही मानना है, माना c कोई वास्तविक संख्या है जो कि इसकी डोमेन से बिलोंग करती है, माना कोई एक बिंदु c जो df से लिया गया है। तब हमारा केस फर्स्ट बनता है यदि c का मान 0 से छोटा है, यदि c का मान 0 से छोटा है। पहले केस में जैसे कि यहाँ चिन्ह दिए गए हैं उन्हीं के हिसाब से केस बनाना होता है। और c जब 0 से छोटा है तो सभी के लिए एक ही जैसा फलन होगा, तो इसलिए हमें केवल लिमिट का मान निकालना है, अलग अलग LHL और RHL के मान नहीं ज्ञात करके बताने हैं। इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान, इसके लिए x+2 हमें रख लेना है और x की जगह पर c रखने पर c+2 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से fc निकालेंगे तो वो भी यही आंसर देंगे। अब क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान fc के बराबर है, इसीलिए यह जो फलन हमें दे रखा है f, वह इस रेंज c<0 के लिए संतत है। इसी तरीके से हमारा केस सेकंड बन जाता है। केस सेकंड में हम लिखेंगे यदि c का मान 0 से बड़ा है। अब जब 0 से बड़ा है तो फिर से वही सारा फलन एक ही जैसा दे रखा है सभी बिंदुओं के लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, केवल फलन का मान बदल लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c और f(x) का मान है -kx+2, x की जगह पर c रख लेने पर -kc+2 और fc निकालेंगे तो -kc+2 आ जाएगा फिर से, क्योंकि फिर से दोनों मान बराबर हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान fc के बराबर है, इसीलिए इस रेंज में भी जो फलन है अतः f c>0 के लिए संतत है। और आप देख रहे हैं दोनों ही केसेस में जो भी हम केस बना सकते थे, दोनों ही केसों में फलन संतत है। इस प्रकार जो दिया गया फलन है अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत होगा। तो यहाँ हमने लिख लिया है, क्योंकि f अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत आ रहा है, दोनों ही केसेस में वो कंटिन्यूअस है, इसीलिए फलन सभी बिंदुओं पर संतत होगा और वह एक संतत फलन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। अब बहुपद फलन के लिए जो भी आपने व्यापक रूप पढ़ा है तो मान करके चलें, हम माना बहुपद फलन को हम px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब px का मान हम रिप्रेजेंट करते हैं a0 + a1x + a2x²। ऐसे ही सारे गुणांक आगे बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में हम घात n का बहुपद ले रहे हैं, इसीलिए लास्ट टर्म को हम लिखेंगे an(x⁴n). ये बहुपद फलन दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ जो जितने भी गुणांक हैं a0, a1, a2, an तक जितने भी मान हमें दे रखे हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं में से लिए जाते हैं, और जब हम n घात का बहुपद ले रहे हैं तो सबसे बड़ी घात वाले बहुपद का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए है। अब फिर से यदि आप इनका डोमेन देखेंगे, जो भी हमें फलन दे रखा है, जैसे dpx दे रखा है फलन, पहले हम df लिखते थे क्योंकि फलन को f से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अगर हम बहुपद फलन पॉलिनोमियल फंक्शन को p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डोमेन ऑफ px लिख करके बता देंगे। फिर से बहुपदीय फलन सभी बिंदुओं पर परिभाषित होता है, इसीलिए इसकी डोमेन का मान हम r ही लिख करके बताएंगे। माना c कोई वास्तविक संख्या है जो कि इसके डोमेन में से ली गई है, माना c कोई वास्तविक संख्या है। फिर से हम एक बार लिमिट का मान निकाल करके बताएंगे, क्योंकि फलन सभी बिंदुओं पर एक ही जैसा परिभाषित है। तो एक बार तो लिमिट x टेंड्स टू c px का मान निकालेंगे, जो कि बराबर होगा, जितने भी जगह पर x आ रहा है सभी जगह हमें c लगा लेना होगा। तो यहाँ सभी बिंदुओं पर x को c से बदल लेने पर a2 c² + up to
an से हम बदल लेंगे। इसी तरीके से साथ ही आप pc का मान भी याद करेंगे तो जहाँ जहाँ x आ रहा है फिर से वहाँ हमें c ही लगाना होगा, तो यही मान हमें इनके लिए भी प्राप्त हो जाएगा a2c² प्लस अप टू an c⁴n। अब क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर हैं, लिमिट x टेंड्स टू c, px का मान pc के बराबर आ रहा है, इसीलिए जो px वाला फलन है वह सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। इसीलिए px सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। और जब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है तो हम कह सकते हैं कि बहुपदीय फलन हमेशा ही संतत होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर x द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। तो महत्तम पूर्णांक फलन यहाँ दे रखा है, हमें प्रदर्शित करना है कि सभी असांतत्य बिंदु कौन कौन से हैं, उसके लिए पूर्णांकीय मान के लिए वह सतत है या असतत है। साथ ही अपूर्णांकीय मान दे रखे हैं तो उन पर इनके लिए क्या गुणधर्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि हमें कोई भी महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है और इसके अंदर हम x का कोई भी मान लगाते हैं जो पूर्णांकीय मान है, मान के चलिए x की जगह पर हम यहाँ 1 लगा लेते हैं, तो जब भी आप आंसर x का मान 1 पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो आंसर हमेशा वही हमें प्राप्त होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है वह उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। उस पूर्णांकीय मान को ही प्रदर्शित करेगा जो या तो इसके बराबर है या इससे कम वाला होगा। कम वाला कौन सा होगा, मान करके चलिए हम x का मान 0.56 लेकर के चल रहे हैं और हमें इस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करके बताना है। तो इसे सबसे पहले हम ब्रैकेट फॉर्म में लिख करके बताएं। अब महत्तम पूर्णांक फलन में जब भी हम x का मान यहाँ रखेंगे तो बाहर केवल आंसर में पूर्णांक ही लिखना होता है जो दिए गए मान के बराबर या उससे छोटा हो। अब यदि इसके बराबर लेंगे तो वो पूर्णांक नहीं होगा, इससे छोटा मान जो बिल्कुल इसके पास में पड़ता है वह 0 होगा। 0.56 में यदि आप देखें दशमलव के बाद वाले मानों को हटा दिया जाए तो दशमलव से पहले वाला जो पूर्णांक है वही हमें आंसर में लिख करके बताना होता है। ऐसी x की जगह आप यदि 5.6 रख करके बता रहे हैं तो f(x) का जब आप मान निकालेंगे तो केवल इसका पूर्णांक रूप लिख करके बताएंगे, दशमलव के बाद वाला मान यहाँ से हटा देंगे, f(x) का मान हमें 5 ही मिल जाएगा। तो ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। साथ ही आप यहाँ ध्यान दें कि यदि हम x का एक मान ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में स्थित है, 0 और 1 के बीच में जितने भी मान स्थित होंगे वो 0 दशमलव किसी एक मान के रूप में स्थित होंगे, क्योंकि 1 से छोटे हैं तो 0 दशमलव आगे कोई भी संख्या हो सकती है। इस रूप में जितने भी मान आप यहाँ f(x) के अंदर डालोगे सभी का आंसर हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 दशमलव के बाद वाले मानों को तो हमें हटाना होता है, पूर्णांकीय मान यहाँ 0 ही उपस्थित होगा। तो जब भी एक कंटिन्यूस वैल्यू में, कंटिन्यूस इंटरवल में हमें वैल्यूज दे रखी हैं, 0 to 1 दे रखा है, 1 to 2 दे रखा है, तो उसमें जो लोअर वाली वैल्यू है वही हमारा महत्तम पूर्णांक फलन का आंसर होता है। अब यहाँ समझ लेते हैं इसे सतत और असतत कैसे दिखाना है। f(x) बराबर हमें जो फलन दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन, और यहाँ जो डोमेन का मान होगा फिर से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होगा, क्योंकि सभी बिंदुओं पर यह परिभाषित होगा। माना c कोई वास्तविक संख्या है, अब यहाँ कौन कौन से केस बन जाते हैं, यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ हमने सॉल्व करते समय भी आपको 2 केसेस पढ़ाए। एक तो जब पूर्णांक हम रख रहे हैं तो आंसर हमें वही मिल जाता है, और एक जब हम पूर्णांक नहीं रख रहे हैं, दशमलव वाले मान रख रहे हैं तो हमें आंसर कुछ और मिलता है। तो यहाँ फिर से हम वही केस बनाएंगे, एक बार केस लेंगे जब c किसी पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहे हैं और दूसरा केस लेंगे जब c किसी पूर्णांक को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो पहला केस हम लेंगे जब c किसी भी पूर्णांक के बराबर नहीं है, अर्थात दशमलव वाले मान हम रख रहे हैं जब c किसी भी पूर्णांक के बराबर नहीं है, तब लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का मान जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c
x का मान। अब x की जगह हम यहाँ c लगाएंगे और महत्तम पूर्णांक फलन c के लिए प्राप्त करके बताएंगे। यदि 0 से थोड़े बड़े होंगे तो 0 आंसर लिखेंगे, 1 से थोड़े बड़े होंगे तो 1 लिख करके बताएंगे। साथ ही fc का मान भी निकालेंगे तो भी हमें वही मान प्राप्त होगा। जो यहाँ से आंसर निकल के आ रहे होंगे वही यहाँ से आंसर निकल करके आ रहे होंगे। और इस तरीके से ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान fc के बराबर ही होगा। और जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है जो हमें फलन f दे रखा है वो इस केस में तो सतत है, अर्थात f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा जो पूर्णांक नहीं है। f उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है जो पूर्णांक नहीं है। ये हो जाता है फर्स्ट केस। इसी तरीके से सेकंड केस में लेकर के चलेंगे तो सेकंड केस हमारा बनता है जब c एक पूर्णांक है, किसी एक इंटीजर को प्रदर्शित कर रहे होंगे, तब हमें केस क्या लेना है। जब c पूर्णांक है, c किसी एक मान के बराबर रहे होंगे, जैसे c का मान 1 है या 2 है, तब हमें एक बार लिमिट का मान निकाल करके बताना है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx का मान, जिसे हम LHL कहते हैं, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, और यहाँ हमें मान रखना है x की जगह पर c रख लेने पर यहाँ हमें c मिल जाएगा। अब ये जो c वाले मान हैं, x की जगह जो हमने c रखा है वो किसी पूर्णांकीय मान से थोड़े छोटे मान को प्रदर्शित कर रहे होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेकर के चलें x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहाँ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी 1 से छोटा ही थोड़ा मान रखा गया होगा, तो आंसर में हम क्या लिख के बताएंगे। जब 1 से थोड़ा छोटा मान है तो आंसर में हम पूर्णांक रूप में 0 लिख करके बताएंगे, अर्थात जो भी हम मान लिमिट में निकाल रहे हैं उससे एक कम आंसर लिख करके बताएंगे। तो इस केस में हमारा आंसर होगा c-1। इसी तरीके से RHL निकाल करके बताएंगे तो RHL बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, जो कि बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव महत्तम पूर्णांक फलन। फिर से जो भी मान दिया गया होगा इस ब्रैकेट के अंदर हम उस मान को लगा रहे होंगे। अब यह जो भी मान होंगे वह पूर्णांक से थोड़े बड़े मान को प्रदर्शित कर रहे होंगे। जैसे हम एग्जांपल 1 का ही लेकर के चलें तो 1 पॉजिटिव निकालने का मतलब है 1 से थोड़ा बड़ा है, 1 दशमलव के रूप में कुछ मान लिखे गए होंगे। और जब 1 दशमलव के रूप में कोई मान लिख करके दिया है तो पॉइंट से पहले वाला जो मान है वही हमें आंसर में लिखना होता है, अर्थात जिसके लिए हम लिमिट निकाल रहे हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे ऊपर वाले केसेस में जब हम उससे थोड़ा छोटा मान रख रहे थे तो पूर्णांकीय रूप में हमें उससे 1 घटा करके आंसर लिखना पड़ेगा, जो भी हम लिमिट निकाल करके बता रहे हैं। तो इस केस में ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यह जो महत्तम पूर्णांक फलन है वह पूर्णांकीय मानों के लिए सतत नहीं होते हैं बल्कि असतत होते हैं। तो यहाँ हमने इन्हें यही लिख करके बता दिया है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx का मान लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx के बराबर नहीं है, इसीलिए फलन सभी पूर्णांकीय मानों के लिए सतत नहीं है, असतत होगा। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे किन किन बिंदुओं पर वह असतत होगा, तो हमें आंसर में मिल गया है सभी पूर्णांकीय मानों के लिए दिया गया फलन महत्तम पूर्णांक फलन असतत ही होगा। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।